गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं +2 का आपका एक चैप्टर रेशो एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेशो का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप के रेशो होते हैं, कौन कौन से रेशोज आपके वर्क करते हैं, उन रेशोज़ के फॉर्मूला क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग उन रेशो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशो एनालिसिस चैप्टर का नाम क्या है आपका? अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशोज। रेशो का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, रेशो का मीनिंग होता है किन्हीं दो टर्म्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। कोई भी दो टर्म्स आपकी हैं, उनके बीच में अगर आप कोई रिलेशन बनाओगे, कोई कैलकुलेशन करोगे एनालिसिस करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशो। और जो एनालिसिस करोगे उसको हम लोग बोलेंगे रेशो एनालिसिस। ठीक है, प्राइमरी हम लोग जो आपके ये रेशोज़ हैं इनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो आपके अकाउंटिंग रेशोज़ हैं उनको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स के अंदर। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है आपका लिक्विडिटी रेशो, सेकेंड होता है आपका सोल्वेंसी रेशो, सोल्वेंसी रेशो के बाद आता है आपका एक्टिविटी रेशोस, और एक्टिविटी रेशो के बाद आता है आपका लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। जो रेशोज हैं आपके उनको प्राइमरी हमने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो, सेकंड सोल्वेंसी रेशो, थर्ड एक्टिविटी रेशो, और फोर्थ कौन सा है आपका? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फर्स्ट की बात करें हम लोग लिक्विडिटी रेशो की। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके पास कितनी करंट असेट्स या लिक्विड और क्विक असेट्स है। तो इन रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में जो हम लोग टर्म्स यूज लेने वाले हैं उन टर्म्स का हमें क्या पता होना चाहिए? मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग लिक्विडिटी रेशो की, तो लिक्विडिटी रेशो को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका करंट रेशो, और जो सेकंड है आपका वो होता है क्विक रेशो, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड रेशो, और या फिर उसका एक और नाम कौन सा होता है? एसिड टेस्ट रेशो। चाहे कोई भी नेम ले लो, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। सबसे पहले कौन सा रेशो है आपका? करंट रेशो। करंट रेशो की अगर हम लोग बात करें तो करंट रेशो आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करता है इन बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर आप रिलेशन बनाओगे करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ, दोनों को कंपेयर करोगे, तो उसको हम लोग कौन सा रेशो बोलेंगे? करंट रेशो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होती है। तो देखो करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर वाला फॉर्मेट आपको लर्न है तो वहाँ से सबसे पहले क्या आता है? देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आपके दोनों आ जाएंगे, चाहे वो डेटर्स हो या फिर वो हो BR बिल्स रिसीवेबल्स
इसके अलावा अगर और कोई अदर करंट असेट्स है तो वो भी इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, बैंक का बैलेंस है वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अगर आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, करंट लाइबिलिटीज। सेकंड क्या चीज़ है आपकी, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या कवर होता है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा बच्चों आपका, जैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल्स में क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, है ना, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। उसके अलावा अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस रखे हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज इन दोनों को कंपेयर करके रेशो कैलकुलेट किया तो उस रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट रेशो। फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशो कितना होता है, करंट रेशो 2:1। जो आपके +2 के एग्जाम्स हैं उनके अंदर यहाँ से पूछा जा सकता है करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड करंट रेशो क्या होता है। उसके अलावा जो भी आपके प्रैक्टिकल सम्स हैं उन सब के अंदर इनकी कैलकुलेशंस करवाई जा सकती है। सेकंड जो रेशो आता है आपका लिक्विडिटी रेशो के अंदर वो कौन सा है, क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो करंट लायबिलिटीज एज इट इज आपका कैरी करेगा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, और करंट असेट्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास कौन सा रेशो है, क्विक रेशो। तो असेट्स भी कौन सी आ जाएगी, क्विक असेट्स। अब बात आती है ये कि सर क्विक असेट्स क्या होती है। क्विक असेट्स का मीनिंग समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि करंट असेट्स क्या होती है, और अगर इस करंट असेट्स में से मैं हटा दूं, लेस कर दूं, क्या चीज़, ये जो आपकी करंट असेट्स है जो आपने देखी अभी, उसमें से अगर हम लोग डिडक्ट कर दें, लेस कर दें क्या, इन्वेंट्री की वैल्यू या फिर प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू। एडवांस टैक्स भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस के जैसे ट्रीट होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग करंट असेट्स में से डिडक्ट कर देते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू, एडवांस टैक्स की वैल्यू, तो जो कैलकुलेट होकर अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विक असेट्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विक असेट्स। क्योंकि हमारा जो इन्वेंट्री है वो रियलाइज होने में थोड़ा टाइम लेता है। इन्वेंट्री पता नहीं जो गुड्स आपके पास पड़ा है वो आप कितने टाइम में सेल कर पाओगे। कुछ गुड्स ऐसा होता है जो नेक्स्ट से बिक जाता है, कुछ गुड्स ऐसा होता है जिसको 6 मंथ्स लगते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसको 1 ईयर भी लग जाए, एंड सो ऑन। इसलिए हम लोग ये मानते हैं इन्वेंट्री का पैसा कब रियलाइज होगा, थोड़ा सा सर्टेनिटी कम रहती है, तो इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, करंट असेट्स में ये दोनों रिमूव कर देते हैं। तो जो बच गया उसको हमने क्या नाम दिया, क्विक असेट्स। स्टैंडर्ड क्विक रेशो या लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो कितना होता है, 1:1। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशो क्या होगा इसका, 1:1। नेक्स्ट कौन सा है आपका, सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो की अगर हम लोग बात करें तो देखो, सोल्वेंसी रेशो को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। जो सोल्वेंसी रेशो आपका वो कितने पार्ट्स में डिवाइड आगे, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट आपका है डेब्ट इक्विटी रेशो, सेकंड है आपका टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, थर्ड है आपका प्रोप्राइटरी रेशो, और फोर्थ है आपका इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशो।
4 रेशोज आपके हैं यहाँ मेनली इसके अंदर, डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो फॉर्मूला जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसके अंदर फॉर्मूला क्या है इसका, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, डेट का मीनिंग हम लोग यहाँ लेंगे लॉन्ग टर्म डेट से, लॉन्ग टर्म डेट, वो डेट जिनका पैसा बिजनेस के अंदर मोर देन 12 मंथ्स के लिए लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके डिवेंचर्स हो गए, या फिर आपने कोई और लोन ले रखा है किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें इक्विटी की, तो जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर देखा, इक्विटी का मीनिंग क्या था, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अलावा था आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो +2 लेवल पे आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा, इक्विटी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और डेट की वैल्यू कैसे आएगी हमने देख लिया। एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो आप इसके लिए, अगर हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करें, जो आपने टी शेप में बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, उसके अंदर क्या होता है, इस साइड में आप लोग क्या लिखते हो, असेट्स, और इधर क्या लिखते हो, लायबिलिटीज और कैपिटल, है ना। असेट्स को मेजरली हमने डिवाइड करना सीखा नॉन करंट असेट्स में और करंट असेट्स में, और लायबिलिटीज के अंदर कौन सी है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, है ना। तो हम लोग ये बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करके अगर हमें इनमें से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल असेट्स बताई हुई है और आपको कैपिटल की वैल्यू बताई हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू बताई हुई है, तो आप क्या करोगे, आप टोटल असेट्स में से लेस कर दोगे अगर किसको, कैपिटल की वैल्यू को और रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू को, तो आपके सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल लायबिलिटीज की आउटसाइड वाली। और अगर इस टोटल लायबिलिटीज में से आप क्या लेस कर दोगे, करंट लायबिलिटीज, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सम सोल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को सफल करके हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जैसे टोटल असेट्स आपकी कितनी है, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, नॉन करंट असेट्स आपकी है 6 लाख रुपीज़ की और करंट असेट्स आपकी हैं 4 लाख रुपीज़ की। लायबिलिटीज़ के अंदर बात करूं तो आपके ट्रेड पेबल्स हैं 2 लाख रुपीज़ के, और जो कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी वैल्यू है 4 लाख रुपीज़। अब आपसे कोई पूछे कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसके अंदर इधर लिखेंगे नॉन करंट असेट्स कितना 6 लाख, करंट असेट्स कितना 4 लाख, इधर क्या लिखोगे, कैपिटल कितनी है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है आपकी 2 लाख, बाकी जो बच गया क्या चाहिए आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज़, वो कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से, कितना आया 4 लाख। तो ऐसे आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, डेट की वैल्यू आ गई, और इक्विटी की वैल्यू चाहिए तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, सॉरी कैपिटल, केवल ये कैपिटल वाली वैल्यू किसकी आ गई, इक्विटी की। अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है आपको रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू अलग से गिवन है और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू अलग गिवन है, दोनों अगर 1 लाख और 1 लाख गिवन है, तो ये 4 लाख प्लस 1 लाख ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, किसकी हो जाएगी, इक्विटी की, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ जाएगी 4 लाख। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हुआ अपना डेट इक्विटी रेशो, सेकेंड रेशो कौन सा है, टोटल असेट्स टू डेट रेशो। इसका भी जो फॉर्मूला है वो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है,
कैसे छुपा हुआ है? टोटल असेट्स अपॉन में डेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेब्ट। अब टोटल असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा? अभी हमने देखा था बैलेंस शीट के अंदर, टोटल असेट्स के अंदर असेट साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का टोटल आ जाएगा एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स कौन सी? वो असेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनसे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, या फिर आपका हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड ऑल। ठीक है, वो नहीं आएंगे। उसके अलावा जितनी भी असेट्स आपकी हैं कौन सी? नॉन करंट असेट्स या फिर करंट असेट्स, उन सब का टोटल आपका हो जाएगा। डेट सेम मीनिंग रहेगा जो आपका डेट इक्विटी रेशियो के अंदर है। जितने भी आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये रेशियो किसका रिलेशन बताएगा कि आपके पास जो असेट्स हैं टोटल, वो डेट का पेमेंट करने के लिए कितने टाइम्स अवेलेबल हैं। ये रेशियो भी किसके अंदर कैलकुलेट होगा? आपका टाइम्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर वर्ड से बना है। प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या होता है? ओनर, मालिक। और मालिक कंपनी में कौन होता है? कौन होता है? शेयर होल्डर, है ना। कंपनी में मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी, है ना। तो ये जो रेशियो आपका है वो किसका रिलेशन बताएगा? इक्विटी का रिलेशन बताएगा। किसके साथ? इक्विटी का कंपेयर करना है हमें असेट्स के साथ, कि हमारे पास जो असेट्स है उसका कितना परसेंट पैसा किससे लगा हुआ है? इक्विटी से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोप्राइटरी की जगह कौन आएगा? प्रोप्राइटर क्या इन्वेस्ट करता है? इक्विटी, डिवाइड बाय किसके से कंपेयर करना है? टोटल असेट्स से। टोटल असेट्स का मीनिंग सेम रहेगा जो आपके लास्ट फॉर्मूला में यूज हुआ है, और इक्विटी का जो उससे पहले वाले फॉर्मूला में यूज हुआ है। लास्ट फॉर्मूला सोल्वेंसी रेशो का। सोल्वेंसी रेशो का लास्ट फॉर्मूला क्या है आपका? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सिंपल सा मीनिंग है इसका कि हमारी जो कंपनी है वो कितना पैसा कमा रही है, जो पैसा कमा रही है उससे इंटरेस्ट का कितने टाइम पेमेंट हो जाएगा। हम कितना पैसा कमा रहे हैं जिससे इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाए, से आपका इंटरेस्ट का खर्चा है एक साल में 20,000 रुपये का, 20,000 रुपीज़ का, और आपकी कंपनी जो है वो 1 लाख रुपीज़ कमा रही है। इट मीन्स ऐसे इंटरेस्ट का आप कितने टाइम पेमेंट कर सकते हो? 5 टाइम्स। भी इंटरेस्ट कितना है? 20,000, और आपकी अर्निंग्स कितनी है? 1 लाख की। तो अगर 20,000 इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़े आपको, तो आप 5 साल तक के इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो। इसलिए इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका? EBIT। EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अब EBIT का मीनिंग क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर हमने डिस्कस किया, वहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट का परफॉर्मा, उसके बाद SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? P&L। तो P&L का परफॉर्मा हमने देखा, वहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर हमने टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी? EBIT की वैल्यू, है ना। वो जो आपकी अर्निंग्स है उससे आप इंटरेस्ट का कितने टाइम पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो के अंदर देखो क्या होता है। मेजरली एक्टिविटी रेशो को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सेकंड है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो।
थर्ड है आपका, जैसे ट्रेड रिसीवेबल वैसे क्या होते हैं एक और, लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, और एक और होता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। मेजरली आपके ये 4 रेशो एक्टिविटी रेशो के अंदर कवर होंगे। फर्स्ट कौन सा आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और लास्ट आपका है वर्किंग कैपिटल रेशो। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। एक तो आपका वर्ड आया कौन सा यूज यहाँ पे, इन्वेंट्री, और दूसरा कौन सा है, टर्नओवर। टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है, टर्नओवर का मीनिंग होता है सेल्स, और सेल्स भी कौन सी, नेट वाली। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या यहीं से बना हुआ है। टर्नओवर की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, अगर मैं टर्नओवर का दूसरा नाम बोलूं तो क्या है, टोटल सेल्स। बट बात किसकी हो रही है, इन्वेंट्री की, तो उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री किस पे बेसिस होगा, आपकी कॉस्ट पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल्स ना लेके क्या यूज करना है, उसकी कॉस्ट, जो गुड्स हमने बेचा उसकी कॉस्ट। तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, दोनों का कर लो एवरेज। ना ओपनिंग वाला इन्वेंट्री नाराज होना चाहिए, ना क्लोजिंग वाला, तो इसलिए क्या करोगे, एवरेज कर दोगे दोनों का। तो एवरेज इन्वेंट्री का मीनिंग क्या हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है। इन्वेंट्री के लिए हमने क्या लिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इन्वेंट्री के लिए क्या यूज किया हमने, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या यूज हुआ आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की, तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कौन सी सेल्स पे होते हैं, कैश सेल्स पे या क्रेडिट सेल्स पे। अगर हम लोग गुड्स उधार बेचेंगे तो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कौन सी सेल्स यूज करेंगे, क्रेडिट सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है क्रेडिट सेल्स को, क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मीनिंग क्या होगा, सेम, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट कौन सा आपका, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स किस केस में होंगे, क्रेडिट परचेज के केस में। तो क्रेडिट सेल्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिट परचेज, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल्स का मीनिंग सेम, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स और डिवाइड बाय 2। अब बात एक और क्या है आपकी, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दोनों इंक्लूड होंगे, दोनों कौन कौन, डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल्स, और ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों आएंगे, क्रेडिटर्स एज वेल एज बिल्स पेबल्स। क्रेडिटर्स और बीपी दोनों ट्रेड पेबल्स के अंदर आएंगे, डेटर्स और बीआर दोनों ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएंगे। और क्रेडिट सेल्स बोल दो या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। और लास्ट इसके अंदर कौन सा आपका, वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग
कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल आपकी आ जाएगी फर्स्ट वाले फॉर्मूला से ही। अगर आपने डिवाइड किया करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज किया तो क्या निकल के आएगा, करंट रेशो। और अगर आपने करंट असेट्स में से लेस कर दिया करंट लायबिलिटीज तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अगर आपने करंट असेट्स में से लेस कर दिया करंट लायबिलिटीज को तो क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है। एसपीएल की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही तो आता है। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपका आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल ऑफ प्रोडक्ट से जो भी पैसा आपके पास आया है। अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हो तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से जो भी पैसा आया है, और इन प्रोडक्ट की कोई स्क्रैप वगैरह थी उसको बेच के कोई पैसा आया, वो सब इंक्लूड करके हम लोग जो निकालेंगे वो आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये हुआ अपना। नेक्स्ट आपका बचता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कोई डाउट्स अगर आपके हों तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। इस चैनल पे हम लोग +2 से रिलेटेड आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन प्लस इम्पोर्टेंट MCQ जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो को। आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, गुड डे।